अस्सलामुअलैकुम, दिस इज वकार अजीम। तो आज हमारा जो सेशन है वो Q&A का है। तो हमारे पास दो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो लॉ नोइंग भी हैं, तो इन्हें कुछ टाइम भी हो गया है काम करते हो, तो इनके जहन में कुछ क्वेश्चन है। तो मैंने कहा चलो उसकी वीडियो बना ली जाए। चलो ऑन एयर होने के बाद कुछ लोग जो मतलब कि उनके जहन में होता है लेकिन पूछ नहीं सकते, उनकी भी क्यूरी क्लियर हो जाएगी। तो ये भी आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। बाकी आप अपना क्वेश्चन वहाँ कर सकते हैं। तो ये अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, उसके बाद जो जिनके क्वेश्चन होंगे कंटिन्यूसली उनका जवाब हम दे देंगे। अस्सलाम सर, मेरा नाम रिजवान है और मैंने रिसेंटली अपनी एलएलबी कंप्लीट की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और अभी मैं एलएलएम कर रहा हूँ, यूके से ही कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे, वो पहले भाई इंट्रोडक्शन ना करवा लें, फिर मैं आपसे क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मैं रुशान रहमान हूँ। मैं सेकंड ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मैं कर रहा हूँ लॉ यूके से ही कर रहा हूँ लॉ। तो मैं सेकंड ईयर आपके पास में मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। हॉलीडेज पे आया हुआ था पाकिस्तान, इंटर्नशिप किया मैंने। यूके किस यूनिवर्सिटी से? लिवरपूल जॉन मॉरिस, लिवरपूल में लिवरपूल जॉन और मॉरिस। आप? मैं भी एलएलएम लिवरपूल जॉन मॉरिस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब आप एलएलएम करने जा रहे हैं, वो एलएलबी कर रहे हैं, मैं इस second- तरह है ना? second ठीक है year। ना। पहले निजाम भी आपसे स्टार्ट करते हैं, जो आपके क्वेश्चन है जो आपके माइंड में चल रहे हैं, चलो साथ साथ वो क्लियर होते जाए। अब सर, जो मेन इशू हमें फेस होता है वो ये है कि जो हम अपनी बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे अभी मैं आपके पास इंटर्नशिप करने के लिए आया, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम जो जो केसेस यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, जो भी नॉलेज, वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे कोई और चीज़ पढ़ाई जाती है, यहाँ पे कोई और चीज़ पढ़ाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो टैक्स रिटर्न जब फाइल करने का बेसिकली क्या प्रोसेस है और उसकी क्या डेडलाइन होती है? ठीक है। अब आपका सवाल जो है ना टैक्स के हवाले से, ठीक जी। है। तो मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, जब आपको पढ़ाया जाता है ना जो बुक्स होती हैं, तो वहाँ पे ना एक बेसिकली केसों के रेफरेंस दिए जाते हैं कि ये केस ऐसे था, ये जी। केस ऐसे था, तो ये हुआ, ठीक है। तो आपको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो सेम आपको वो चीजें नहीं मिलनी, सिर्फ आपको वहां से एक रेफरेंस मिल जाएगा, ये कैसे ऐसे हुआ था, ठीक है। हमने आप इसकी बेस बना के, ग्राउंड बना के इसको आगे किस तरह परसू करना है, ठीक है। तो दूसरा जो टैक्स के हवाले से रह गया, जो पाकिस्तान में जो टैक्स का वो होता है, जो हर साल हमने रिटर्न जमा करानी होती है, उसकी जो स्टार्ट डेट होती है 1 जुलाई होती है ठीक और है। एंड होता है 13 सितंबर होता है। ठीक है। और इन केस अगर आप लेट हो गए हैं? हाँ, जो लेट हो जाते हैं, अब जो उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट की है तो उसमें ये है कि जो लेट हो जाते हैं तो एक तो उसको पेनल्टी आएगी, ठीक है। दूसरा, उस लेट होने के बाद जब अपनी रिटर्न जमा कराएगा तो वो लेट फाइलर में आ जाएगा। तो तीसरी कैटेगरी जो उन्होंने मुतारफ कराई है वो है लेट फाइलर। लेट वाला लेट फाइलर प्लस पेनल्टी होगी 1 ईयर तक, उसका स्टेटस लेट फाइलर ही रहेगा, एक्टिव नहीं होगा। ऐसा जैसे आपने अभी अमेंडमेंट्स की बात की है, तो आप पाकिस्तानी लॉ के जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स होती हैं तो आप उनसे कैसे अवेयर रहते हैं? आपको कैसे पता होता है कि इस टाइम पे रिसेंटली ये अमेंडमेंट्स हुए हैं या जो भी डिफरेंस आते रहते हैं? उसका ये है कि पहले जो होता था ना, पहले बुक्स मिलती थी, ठीक है। ठीक है। तो एक बुक्स आती थी और बुक्स आते आते हमारे तक भी 2-3 माह लग जाते थे, खासकर रिमोट साइड में। अगर हम वहां से कोई बुक्स लेते हैं तो वहां पे हम देखते थे कि कौन सा लॉ कैसे हुआ, किस मतलब कि कहाँ क्या डिसीजन हुआ है, उससे हम रेफरेंस बना सकते हैं हर उसमें, क्रिमिनल में भी, सिविल में भी, टैक्स में भी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है। आपने रेफरेंस लेना हो तो आप वहां से प्रिंट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। और जो मेन पॉइंट है कि आप जब टच रहते हैं किसी चीज के साथ, जितना आप टच रहते हैं तो उसके हवाले से आपको चीजें पता चलती रहती हैं, ठीक है। आप टच होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या नया लॉज आया है, क्या आया है। अगर आप टैक्स के हवाले से भी काम कर रहे हैं किसी साइट पे जा, तो वहां पे जो चेंजिंग होती रहती है साथ साथ आपको पता चलती रहती है कि कौन सी चेंजिंग हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। बात पूछें। मेरा पहला सवाल है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पे टैक्स लगता है? देखें, टैक्स लगता ही इनकम पे है, ठीक है। अब आपको मैं जनरल से बता दूं कि अब इनकम कौन सी हो सकती है। एक इनकम हो सकती है कि एक बंदा बिजनेस करता है, ठीक है, उसकी बिजनेस इनकम होती है, जी। तो उसके बिजनेस पे कोई टैक्स नहीं होता, बेसिकली इनकम पे ही होता है, ठीक है। सेकंड पे कि कोई जॉब करता है, जॉबियन है, तो उसकी जो सैलरी होती है बेसिकली उस सैलरी पे होता है। उस सैलरी में फिर सैलरी स्लैब बनाए गए हैं कि इस स्लैब पर टैक्स है, इस पे नहीं है, और इससे आगे जितने भी स्लैब बढ़ते जाएंगे, कोई 50,000 60,000 पर मंथ अगर उसकी सैलरी है, अब 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, मतलब कि 6 लाख अगर पर ईयर कोई अर्न कर रहा है उस पर कोई नहीं है। उससे ऊपर जितनी उसकी सैलरी होगी 10 12 15 18 20 लाख, उस हिसाब से उसका मतलब कि टैक्स होता है। ठीक है। मैं दूसरा सवाल है पाकिस्तान में क्या प्रोसेस है इनकम टैक्स फाइल करने का? देखिए, पाकिस्तान में पहले पहले होता है कि आप अपना एनटीएन नंबर क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर। जब नेशनल टैक्स नंबर क्रिएट हो जाता है उसके बाद आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं।
तो वेल्थ स्टेटमेंट के लिए पहले ऐसा होता था कि वेल्थ स्टेटमेंट और सैलरी के पोर्शन अलग अलग होते थे, अब वो इकट्ठे कर दिए, ठीक है। 114 का फार्म होता है, 116 पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें पहले पहले पर्सनल एसेट अपने डिक्लेयर करने होते हैं, उसके बाद अपने एक्सपेंस डिक्लेयर करने होते हैं। मतलब कि ये सारा जो प्रोटोकॉल है, ये सारा एफबीआर की साइट पे ही होता है रिटर्न जमा कराने का, और प्रोसेस भी यही है, वहीं पे आपको टैक्स का भी पता चलता है, चाहे आप इनकम टैक्स में कर रहे हैं या सेल टैक्स में कर रहे हैं, सेम साइट पे ही होगा काम। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, कोई ऐसा स्पेशल रूल है जो लोग बाहर रहते हैं, ओवरसीज हैं या जो अब्रॉड रहते हैं, वो उनकी इनकम आती है पाकिस्तान, उस पर कोई स्पेशल रूल है? स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन अब आप ये देखें ना, अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं तो अगर आप, मैंने बताया ना कि एक सैलरी पे टैक्स लगता है, एक लगता है बिजनेस पे, एक किसी की अगर एग्री इनकम है तो उस पे लगता है, ठीक है। चौथे फ्रीलांसर आ जाते हैं, अब उसमें अक्सर जगह पे टैक्स माफ होता है, ठीक है। अब अगर एक, अब इसमें टैक्स के आपको तीन ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। एक होती है नॉर्मल रिटर्न, ठीक है, ठीक है, एक होता है सैलरीड की रिटर्न, एक होती है फॉरेनर रिटर्न कि फॉरेन की रिटर्न है। अब एक बंदा अगर बाहर है तो उसके उस हिसाब से ही आप रिटर्न फाइल करेंगे, और वो अगर अपनी पेमेंट को घर भेजता है तो किसी ना किसी बैंक अकाउंट में भेजता होगा, वो सारा प्रोसीजर आप वही अडॉप्ट करेंगे जो एक फॉरेनर का होता है। ठीक है। और मेरा एक और सवाल है कि लीगली टैक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस किस सेंस में आप कहते हैं reduce? कॉस्ट, मतलब जैसे कोई 10 lakhs अगर कोई बंदा नहीं पे कर सकता, कोई लीगल वे है उसको नहीं नहीं, tax देखें, reduce जिस करने पे का? 10 lakhs लगा होगा टैक्स, वो लाजमी पे कर सकता होगा तो लगा होगा, वरना नहीं लगा होगा, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली टैक्स में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, अगर आप सेल टैक्स के हवाले से आ जाए ना तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं, मतलब कि उसमें गुड्स आ जाती हैं, सर्विसेज आ जाती हैं, फिर हमने देखना होता है कि किस पे टैक्स लगता है, गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है या नहीं लगता, ठीक है। अब वो बेसिकली वही वेल्थ स्टेटमेंट ही होती है, हम उसे किसी अच्छे तरीके से मतलब कि मैनेज करते हैं वेल्थ स्टेटमेंट को, ठीक है। तो वो उसके लिए मेन ये होता है कि आप टैक्स का काम अगर खुद करना है उस टाइम करें जब आपकी एक्सपर्टीज इसमें ज्यादा हो, वरना आप उससे करें जिसकी एक्सपर्टीज इसमें ज्यादा हो, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई टैक्स लॉयर हो, तो वो ही आपके रिटर्न सही फुलफिल करेगा, जिसके बाद आपका जो जेन्युइन टैक्स होगा वो लगेगा, फिर आपको वो रिबेट का भी बताएगा, सारी चीजों का वही बताएगा जो मतलब कि इस हवाले से लॉ में होगा। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कोई बंदा गाड़ी लेने जाता है, नॉन फाइलर पे टैक्स ज्यादा क्यों होता है, फाइलर पे टैक्स कम क्यों हाँ, होता है? अब नॉन फाइलर और फाइलर के जो कैटेगरीज हैं वो गाड़ी तक मुख्तस नहीं है, ठीक है। आप अगर गाड़ी ले रहे हैं उस पे फाइलर का रेट अलग है, नॉन फाइलर का अलग है। आप अगर गाड़ी के टैक्स टोकन पे कर रहे हैं तो उस पे ये डिफरेंट है, अगर आप गाड़ी की ओनरशिप चेंज कर रहे हैं तो उस पे भी डिफरेंस है, आपके बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस पे भी आप देखेंगे 25,000 से ऊपर नॉन फाइलर टैक्स देता है, फाइलर टैक्स नहीं देता। फाइलर और नॉन फाइलर का बेसिकली डिफरेंस ये है कि नॉन फाइलर बहुत ज्यादा टैक्स दे जाता है, अब फाइलर बजाय अगर थोड़ा सा टैक्स दे रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा मैं टैक्स दे रहा हूं, अगर उसको वो नॉन फाइलर को खुद से कंपेयर कर दे तो नॉन फाइलर जो बाजार को टैक्स नहीं दे रहा होता, लेकिन उससे 2 से 4 गुना ज्यादा पैसे वो दे चुका होता है नॉन फाइलर होने की वजह से, और उसके अलावा वो रिबेट और इन चीजों को भी अप्लाई नहीं कर सकता, अवेयर नहीं कर सकता अगर वो फाइलर नहीं है तो। ठीक है, थैंक यू सर, हमारे क्वेश्चन सर। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में मतलब कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से लीगल रिफॉर्म्स आने चाहिए पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में जिसकी काफ़ी हद तक ज़रूरत है? देखें, एक तो ये है कि अपना मुल्क कोई भी उस टाइम तरक्की करता है जब उसकी लॉ की ग्रिप उस पर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। अगर आप देखें कहीं लॉ की वैल्यूएशन हो रही है, ठीक है, अगर लॉ पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब उसमें ये होना चाहिए कि बेसिकली लॉ, हर बंदे को लॉ नोइंग होना चाहिए, ठीक है, और उस पे हम भी हैं, कोई भी उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह इनका सवाल था कि टैक्स को किस तरह कम किया जा सकता है, बेसिकली टैक्स को कम करने का ना सोचें, बंदा ये सोचे कि एक चीज को सही बेहतर तरीके से हम अगर वो कर देते हैं तो हम पे इतना टैक्स लगता ही नहीं है। उन लोगों का कंसेप्ट गलत होता टैक्स को लेके, अगर और टैक्स के हवाले से एक चीज बताऊं कि वो समझते हैं कि हम अगर एसेट शो कराएंगे तो हमें टैक्स लग जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता कभी भी। इनकम टैक्स इनकम पे ही लगता है, सेल टैक्स सेल पे ही लगता है, ठीक है। बाकी क्रिमिनल और सिविल उसमें भी वही सेम चीजें, अगर आप मतलब कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। और सर ये ज़रा इनकम टैक्स डिफरेंट क्वेश्चन है उससे पूछने लगा हूँ। ये आपको पता होगा आजकल पाकिस्तान में जिसका जहाँ दिल करता है नाका लगा लेता है,
पुलिस वाला कोई भी रैंडम मतलब कि दो बाइक पे भी जा रहे थे, पुलिस वाला नाका लगा लेते, तो इनको किस तरह से टैकल किया जाए और मेन प्रोसीजर एक नाका लगाने का क्या है? देखें, उसमें मेन चीज ये है कि नाके का जहाँ तक सवाल रहा, वो उन्हें कोई मुखबरी होती है, कुछ होती है भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है, कोई ऐसी एक्टिविटी होने वाली है, तो उसको रोकने के लिए वो एक नाका लगा देते हैं, ठीक है। अगर वो नाका, और दूसरा अगर आपको मतलब कि थोड़ी सी परेशानी सामने करने पड़ जाती है, अगर वो पूछ ले तो उससे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी चीजें भी पूरी हैं, सपोज आप एक गाड़ी व्हीकल पे जा रहे हैं और आपके पास लाइसेंस भी है, गाड़ी के कागज भी हैं, ठीक है, अगर आप लॉ नोइंग हैं तो पाकिस्तान में तो कोई भी आपसे दूसरा सवाल नहीं करेगा, उससे पता चल जाएगा कि भाई ये बता लॉ नोइंग है, वो आपको जाने देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नाका और ये चीजें आपको पता है जो वायलेशन हो रही है, जिस तरीके से जो पहला आपने सवाल किया है, तो अच्छा तो ये है उस वायलेशन को रोकना चाहिए, रुकेगा तो हर चीज ऑटोमेटिकली सीधा होना शुरू हो जाएगी। और सर जैसे आपको पता है कि ऑब्वियसली बात है, हर बंदा सही नहीं होता, कुछ कुछ करप्ट भी होते हैं। एक सिटीजन के क्या राइट्स हैं कि वो नाके पे जो उन राइट्स को बेसिकली अवेल कर सकता है, और उससे अगर उसको हर चीज़ पूरी है फिर भी अगर पुलिस वाले उसको डिस्टर्ब करें, वो लॉ नोइंग भी है, उसके राइट्स क्या हैं एज अ सिटीजन? देखिए, वो कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। कंप्लेन के लिए बहुत से फॉर्म बने हुए हैं, ठीक है, उसके सीनियर से कंप्लेन कर सकता है, उस डिपार्टमेंट से कंप्लेन कर सकता है। अगर कोई भी उसकी कोई नहीं सुनता, सपोज उसका मतलब के हत्या के इधर का हुआ है, ठीक है, अब बीच में केस हुआ था एक, ठीक है, एक ड्राइवर ने ही किसी टीचर को रोक लिया था, फजूल में रोक लिया था, कोई वो नहीं था, ठीक है। वो आया, उसने डीपीओ से कंप्लेन की, डीपीओ ने उसको बुला लिया फौरन, उसने कहा भैया आपने क्यों किया, आप इसके साथ वो करें, मतलब जो भी फाइन बनता है आपका, जो भी आप गिल्टी होते हैं, और वो गिल्टी हुआ है, ठीक है। बात यह है कि आप लोग परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन कंप्लेन करने को नहीं जाता। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, आपको कहीं भी कोई मसला हुआ है, आप कंप्लेन करें, आप ऑनलाइन कंप्लेन करें, ठीक है। अब हमने साइट बनाई हुई है, हमने इस पे कंप्लेन का पूरा पोर्शन रखा हुआ है, तो हमने इसमें ये पोर्शन भी रखा हुआ है कि अगर किसी को कोई लॉ के बारे में नहीं पता, तो वहां पे भी क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं कि आपके ये लॉज हैं। अगर कोई किसी की ना सुने, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए। जी बात बिल्कुल सही। सर एक और चीज़ ये है कि आपको अपने लीगल करियर में आज तक टिल डेट क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? देखिए, लीगल कैरियर में तो मेरा कोई इतना बड़ा लीगल कैरियर तो है नहीं, तो जितना कैरियर है उस हिसाब से मतलब कि बहुत से चैलेंजेस ऐसे आए हैं। तो स्टार्ट में तो मतलब कि कुछ फैमिली मैटर भी इस तरह आए हैं जो जिसके बाद मैं बहुत ही कम मतलब कि इस तरह केसों में हाथ डालना स्टार्ट किया। क्रिमिनल केसेस भी ऐसे आए हैं, तो फैमिली केसेस में आप ये देख सकते हैं जो मतलब कि एक मेरे पास केस आया था, किसी ने शायद भाग के शादी की थी, इस तरह का केस था, मतलब कि उसके बाद खैर मैंने वो मसला तो सॉल्व करा दिया था, उसके बाद मतलब इस तरह के मैंने मतलब कि केस में हाथ नहीं डाला था। बड़ा एक बंदा चैलेंज होता है बंदे के पास के एक चीज को एक मतलब कि एक चीज किसी से मतलब कि वो एक जो एज होती है ना, ये बहुत कम एज होती है, इसमें ना बंदा डी ट्रैक हो जाता है, ठीक है। डी ट्रैक होने के बाद बंदा देखता है कि यार उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरी हुई है, कि मतलब कि कितना वो क्या कुछ फेस कर रहे हैं। अब आपने उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये देखना है कि हालात भी खराब ना हो और चीजें अपनी उस पर वापस आ जाए, ठीक है। तो वो बड़ा एक मतलब चैलेंज होता है, बंदा मतलब टेंशन प्रेशर में मतलब कि किस तरह काम करे। और एक चीज आपको पता है, जब डी ट्रैक हो जाए तो वो आसानी से नहीं वो होती, ठीक है। उसके बाद मतलब कि चैलेंजेस आप काइंड ऑफ इस तरह कह सकते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं, मतलब कि कुछ आते हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि भाई आप इसका अब आपके पास केस आ गया है, ठीक है, तो आपको पता है अगर कोई बड़ा केस हो तो ज़ाहिर है उस हिसाब से एक्सपेंस और फीस भी उसी तरह होती हैं। तो आप देखते हैं कि भाई अब केस लेते हैं तो बंदे के जहन में होता है कि शायद हम किसी क्रिमिनल के सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम छुड़वा देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो क्या उसके क्राइम। अब आप तो कानून के हिसाब से आपके पास केस है, केस वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लेते भी तो मतलब कि वो तो कोई और भी ले लेगा, ठीक है। अब दोनों पार्टीज मतलब कि इस तरह बंदा है कि उसमें होता है कि भाई आप अपनी जगह पे ठीक है, आपको एक केस मिला, आप ईमानदारी से केस लड़ रहे हैं, तो अब ये देखते हैं क्या मैं इस क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्या इसको इसकी क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, और अगर सजा मिलनी है तो मेरी एफर्ट की वजह से वो सजा उसको नहीं मिलती, तो अगर वो किसी के साथ ज्यादती हुई पड़ी है तो उसका कसूरवार कौन होगा, फिर सजा किसको मिलनी चाहिए। मतलब इस तरह के चैलेंजेस अब आप आ गए प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत आपको ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, बंदा डिसीजन हैरान हो जाता है। अब स्टार्ट में आपको बताऊं, स्टार्ट में 4 से 5 साल जो यहाँ है सब लॉयर्स को पता है, यहाँ स्टार्ट में आपके एक्सपेंस ही होते हैं, आपको कोई फीसेस वगैरह नहीं होगी। हमारे साथ भी इसी तरह होता था, ठीक है। उस चीज में आने में टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 5 साल।
अब आप देखेंगे साल 2 साल में आप मुसलसल एक्सपेंस किए जा रहे हैं, डेली आ रहे हैं, कंटिन्यूसली रेगुलर आ रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं आपके पास इस तरह के केस आ जाता है, उसके बाद आप देखेंगे 2 साल में एक्सपेंस कर रहा हूँ, चलो ये तो इतनी फीस दे रहे हैं, मेरे तो एक्सपेंस भी कवर हो जाते हैं सारा कुछ, फिर वहाँ सही और गलत का इंतखाब करना होता है, ठीक है। अब बेसिकली हम ऐसे समझेंगे थर्ड जनरेशन लॉयर्स हैं, अब उस हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग मुझे लगता है होनी चाहिए, और उस हिसाब से मतलब कि हर किसी को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, फीस और इन सारी चीजों को साइड पे रख के एथिकल स्टैंडर्ड्स पे रहना चाहिए। हाँ एक स्टैंडर्ड आपका बनाना चाहिए कि आप एक स्टैंडर्ड है, आप इस तरह काम करते हैं, ना कि अब मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ही किस्म की चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रियलिटी है, मैं बिल्कुल रियलिटी पे बात करता हूँ, यहाँ पे अगर आप किसी से कोई फीस डिमांड करेंगे ना तो साथ वाला उससे कम कर लेगा, उससे साथ वाला उससे कम कर लेगा, ठीक है। हालांकि दूसरे मुल्कों में उन कंट्रीज में जब उधर ऐसा नहीं होता, हर चीज एक उस पे होती है, हर एक मतलब एक लीगल एडवाइजर से कोई एडवाइस करके उसके बाद ही आगे अपनी चीजों को लेके चलते हैं, तो मेरे हिसाब में ये सारी चीजें यहाँ भी होनी चाहिए। जैसे लास्टली आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब मेरे जैसे और जितने भी यंग लॉयर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं लॉ पढ़ रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपने लीगल करियर में किस तरह से बेहतर तरीके से परस्यू करें? देखिए मैं तो आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप देखें अब आपने बाहर जाना है, यूके में करना है, ठीक है, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अच्छा जी होगा कि आपको कोई भी एक लॉ में अमेंडमेंट नजर आए, कोई नई चीज नजर आए, आप उसे सोशल मीडिया पे लेके आ जाए, आप बताएं कि आज ये हुआ वो हुआ, सपोज एक ये लॉ है उसमें ये चेंजिंग हो गई है या उसमें ये मसला मसाला है, देखिए आप किसी सीनियर के पास चले जाए, आपको कभी काम भी नहीं सिखाएगा, अच्छा उससे आप अगर बताएंगे तो मतलब कि बहुत से लोगों का भला हो जाना है, जिनको चीज नहीं भी पता उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये चीज यहाँ हो रही है, आप सपोज वहां से बताते हैं वहां से ये काम हो रहा है, यहाँ से कोई बताता है कि यार यहाँ से ये काम हो रहा है, तो यहाँ के लोगों को वहाँ की लॉ का भी समझ आ जाएगी और आपको भी ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये चीजें वहाँ है, यहाँ पे भी क्यों नहीं है, तो हो भी सकती हैं। तो ये जितनी चीजें आप मतलब कि इल्म फैलाने से फैलता है, जितना आप फैलाएंगे अपनी PR आपका बनानी चाहिए। बहुत PR तो बनेगी, आपको बहुत फायदा हो जाएगा, लोग आपको जानेंगे, ठीक है, आपको आपके काम के हवाले से जानेंगे, ये नहीं जानेंगे कि ये बहुत बड़ा वकील है, क्यों ये फीस ज्यादा देता है, वो कहेंगे ये से अच्छा वकील है, इसको हर चीज का पता चलता है, ये लाल होंगे, और ऐसा ही करना चाहिए आपका। थैंक यू सो मच सर। Thank you so आई much. होप कि अगली दफा और मजीद इंशाल्लाह आपके बहुत questions ज्यादा पूछेंगे। होगी, चलो Thank you, ठीक है, sir. थैंक यू, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।